हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आईसी के सेकेंड लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ थायरिस्टर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मैंने पहले लेक्चर में आपको एससीआर के बारे में बताया था। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सुन लीजिए कि कभी कभी एससीआर को थायरिस्टर भी लिखा होता है, क्योंकि एससीआर बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली मेम्बर है थायरिस्टर का। तो एससीआर को थायरिस्टर भी कहा जाता है, तो इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा ये क्या है। तो देखिए, हमारा जो एससीआर होता है इसमें 4 लेयर्स होते हैं, PN 4 लेयर्स होते हैं। एनोड होता है, कैथोड होता है और गेट टर्मिनल, 3 टर्मिनल होते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसा सपोज किया जाता है कि मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमारा 2 ट्रांजिस्टर बन जाएगा। एक का है नाम है PNP और दूसरे का नाम है NPN। क्या बन जाएगा? PNP और NPN ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर इनको हम अलग अलग बना लें, PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर बना लें, तो ये क्या हो जाएगा? एमिटर, बेस और कलेक्टर ट्रांजिस्टर T1 का, और यहाँ हो जाएगा कलेक्टर, बेस और एमिटर ट्रांजिस्टर T2 का। ठीक है, तो अगर हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएं, तो इस सर्किट डायग्राम में आप ये देखिए, ये जो T1 ट्रांजिस्टर का बेस है स्टूडेंट्स, क्या है? T1 ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो T2 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से लगा हुआ है, और जो T1 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है वो T2 के बेस से लगा हुआ है। तो बिल्कुल इसी को हमने इसका सर्किट डायग्राम बना दिया है। 2 ट्रांजिस्टर लिए हुए हैं, इनका नाम है T1 और T2। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसका जो बेस है वो दूसरे वाले के कलेक्टर से लगा हुआ है, और इसका जो बेस है वो पहले वाले के कलेक्टर से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। ये आपकी एनोड करंट है IA, ठीक है, IK आपकी कैथोड करंट है, ये आपकी बेस करंट है, ये B1 है, और ये आपकी B2 है। ठीक है, α1 जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है वो ट्रांजिस्टर T1 के लिए, और α2 जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो ट्रांजिस्टर T2 के लिए है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये तो अरेंजमेंट हो गया। इस अरेंजमेंट को हम लैचिंग कहते हैं। क्यों लैचिंग कहते हैं? क्योंकि एक का जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट है, ठीक है, और दूसरे का जो आउटपुट है वो पहले वाले का इनपुट है। समझ में आ रहा है? तो मतलब दोनों एक दूसरे एक जैसे बंध गए हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लैचिंग बोलते हैं। ये देखिए, ये इसका आउटपुट क्या हुआ? इसका आउटपुट कलेक्टर हुआ, तो ये दूसरे वाले का इनपुट हो गया बेस, और इसका आउटपुट क्या होगा? IC1 हो गया, तो ये इसका इनपुट हो गया। तो ये आपस में बंधे हुए हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम लैचिंग कहते हैं। और इसका ये बेनिफिट होता है कि अगर आप क्या करेंगे, IG करंट यहाँ पर देंगे, ठीक है, तो आपकी जो ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होगी, तो वो जो ट्रांजिस्टर T2 में करंट फ्लो होगी, उससे बढ़ी हुई करंट आपकी ट्रांजिस्टर T1 में फ्लो होगी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे IB1 = IC2 है, क्यों? जो ठीक है, ये दोनों ही करंट एक बराबर है। ठीक, तो एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देती हूँ कि जब आपकी IG 0 हो, मतलब जब आपने IG 0 हो, तो यानी कि आपका IB2 0 हो जाएगा, क्योंकि IG करंट ही आपकी क्या है? बेस करंट है। जब कोई इनपुट ही नहीं होगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा, मतलब IC2 0 हो जाएगा। IC2 जो है, ये आउटपुट जो है वो दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का इनपुट है, इसीलिए आपका IB1 0 हो जाएगा। IB1 0 हो जाएगा तो IC1 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि दोनों ही ट्रांजिस्टर T1 और T2 आपके ऑफ स्टेट में रहेंगे, और आपका SCR ऑन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर यहीं पर अगर आप IG की कुछ वैल्यू रख दें, तो आपका क्या होगा? दोनों ही ट्रांजिस्टर क्या कहते हैं, यहाँ से आपका जो होगा, आप IG जो होगा वो इनपुट है, तो IB2 इनपुट हो जाएगा, IC2 आउटपुट हो जाएगा, और IC2 जो है आउटपुट है, और ये आउटपुट जो है वो किसका? ट्रांजिस्टर T1 का इनपुट हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने एक सर्किट अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, हमने क्या कर दिया है, गेट और कैथोड के बीच में छोटा स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज लगा है। ये स्विच है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर T1 है, ये ट्रांजिस्टर T2 है। ठीक है,
यहाँ पे हमने एनोड और कैथोड के बीच में हमने पॉजिटिव वोल्टेज लगाया है, क्योंकि हमें मालूम, क्योंकि आपको मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि अगर SCR को ऑन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा। और फॉरवर्ड बायस करने का मतलब होता है कि एनोड को आप पॉजिटिव लगाइए और कैथोड को आप निगेटिव लगाइए। ठीक है, तो मैंने आपको एक केस बता दिया कि IG जब 0 होगा तो क्या होगा, लेकिन स्टूडेंट्स अगर IG 0 नहीं होगा तब क्या होगा, मीन्स IG हैव सम वैल्यू, IG इज नॉट 0, उस टाइम पे क्या होगा। एक बार फिर से अरेंजमेंट बता दे रही हूँ। ये गेट और कैथोड के बीच में हमने स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज लगाया है, इसकी वैल्यू अराउंड 1.5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होती है। एनोड और कैथोड के बीच में आपका फॉरवर्ड बायस है और एक लोड रेसिस्टेंस हमने RL लगाया हुआ है। ठीक है, जो आपकी IG करंट है वही आपकी IB2 करंट होती है। ठीक है, और जो आपकी IC2 करंट होती है वो IB1 करंट होती है। ये दोनों ही आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है, जरा हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं क्या है। किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए स्टूडेंट्स, फॉर एनी ट्रांजिस्टर हमें मालूम है कि IC इज इक्वल्स टू अल्फा IE प्लस ICBO। ये हम लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, कि जहाँ आपका अल्फा जो होता है वो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, कौन कौन से ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं? आपके ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर को हमने T1 कहा है, दूसरे ट्रांजिस्टर को हमने T2 कहा है। तो हम दोनों ट्रांजिस्टर के लिए देखिए, ये ट्रांजिस्टर हमारा T1 है, ट्रांजिस्टर T1 और ट्रांजिस्टर T2 दिख रहा है सबको। अब हमने क्या किया कि इन दोनों ही ट्रांजिस्टर के लिए हम इनके रिस्पेक्टिव कलेक्टर करंट की वैल्यू लिखेंगे। तो ट्रांजिस्टर T1 के लिए हमने IC1 लिख दिया, IC1 इज इक्वल्स टू अल्फा1 IA प्लस ICBO1, और ट्रांजिस्टर T2 के लिए IC2 इज इक्वल्स टू अल्फा2 IK प्लस ICBO2। IA जो है आपकी, ये हमारी एनोड करंट है। ये कौन सी करंट है? एनोड। IA हमारी कौन सी करंट है? एनोड करंट। और IK यहाँ पर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये है हमारी कैथोड करंट। कौन सी करंट है? कैथोड करंट। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर T1 में हम KCL लगा रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर T1 में अगर आप KCL लगाएंगे तो ये देखिए, IA1 की वैल्यू क्या है? IC1 और IB1। ये I है, ये देखिए एरो देखिए, IA करंट इधर आ रही है, ये IC1 है, IC करंट इधर जा रही है और IB1 करंट इधर जा रही है। तो जो हमारा IA करंट होगा वो क्या होगा? वो IC1, हमारा जो IA करंट होगा स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा IC1 प्लस IB1। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि IB1 को हम किसके बराबर है? वो IC2 के बराबर है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? IC2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम? IC2। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट्स की IA इज इक्वल्स टू IC1 प्लस IC2। और तो IC1 की वैल्यू क्या है? अल्फा1 IA प्लस ICBO1, वो यहाँ पे लिख दिया। और IC2 की वैल्यू थी अल्फा2 IK प्लस ICBO2, वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब जरा हम क्या करेंगे, IK की वैल्यू देखेंगे क्या है। तो IK जो है स्टूडेंट्स वो ये है, ये नीचे वाला कैथोड करंट। तो ये किसके इक्वल है? तो ये जो IK है वो है आपका IA और IG के इक्वल। किसके इक्वल है? तो IK जो है वो है IA प्लस IG। हाँ स्टूडेंट्स, तो ये देखिए, आप अपने सर्किट डायग्राम में अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये जो हमारी IK करंट है, ये देखिए, ये IA है, इधर से IA है और ये IG है। तो ये यहाँ से फ्लो हो जाएगी तो IK। तो ये यानी कि जो IK करंट है वो क्या हो जाएगी? IA प्लस IG। तो हम क्या यहाँ पे इस इक्वेशन में IG की वैल्यू, IK की वैल्यू पुट किया गया, तो IA की वैल्यू आ गई अल्फा2 IG प्लस ICBO1 प्लस ICBO2 अपॉन 1 माइनस अल्फा1 प्लस अल्फा2। तो यही है आपकी एनोड करंट की वैल्यू। किसकी वैल्यू? एनोड करंट की वैल्यू।
समझ में आ रहा है? ये जो फॉर्मूला है ये आगे भी बहुत काम आता है स्टूडेंट्स। तो एक चीज़ मैं और बता दे रही हूँ, क्या लिखा हुआ है कि दिस एक्शन इज एक्यूमुलेटिव सिंस एन इंक्रीज ऑफ करंट इन अ वन ट्रांजिस्टर कॉजेज एन इंक्रीज ऑफ करंट इन द अदर ट्रांजिस्टर। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक्यूमुलेटिव प्रोसेस है, मतलब कि अगर एक ट्रांजिस्टर में करंट बढ़ता है तो दूसरे ट्रांजिस्टर में भी करंट बढ़ने लगता है। समझ में आ गया? तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, जब करंट बढ़ेगी तो आपका SCR जो होता है वो ऑन स्टेट में आ जाता है, ठीक है। और अगर जब करंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो क्या हो जाते हैं, दोनों ही ट्रांजिस्टर आपके सैचुरेट हो जाते हैं और आपकी SCR क्या हो जाती है, ऑफ स्टेट में हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ SCR। ओके स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे मेथड्स टू टर्न ऑन SCRs। ओके, थैंक यू।